नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। साथियों, एक कहावत है राजस्थान में, बोला जाट बहुत भोला जीव होता है, लेकिन जब गुस्से में आता है तो मतीरे को छोड़कर गडुम्बे में बुड़का मारता है। वही अब एग्जैक्ट हरियाणा में होने वाला है। कल मैंने 2-3 वीडियो देखे, एक गुरनाम सिंह चढ़ूणी का और एक धनखड़ खाप के प्रमुख थे कोई उनका। वो ये बात कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर को आरएसएस हरियाणा के अंदर लाठी मार्च निकालेगा और उसका मकसद समाज में दहशत फैलाना है और हम उसका विरोध करेंगे। यानी वो हवा में उड़ता तीर छोड़ रहे हैं और उसको जाट समाज लपक रहा है। और उनका मकसद ये है कि हरियाणा के अंदर 35 वर्सेस 1 करना। जैसे ही खाप पंचायतें उनका विरोध करेंगी, तुरंत बाकी सारी जात उनके साथ आके खड़ी हो जाएंगी। लोग ये कहेंगे कि देखो, ये जाट और इन जाटों की खाप पंचायतें हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। एक दिन मेरी एक आदमी तय, एक बीजेपी के समर्थक तय, बहस होगी पार्क में। जिस टाइम किसान आंदोलन चल रहा था तो वो मेरे से कहने लग गया, बोला एक बात बताओ कि तुम जाट किसान हो, बाकी और कोई कौम थरे आंदोलन में शामिल ना होती, कि तुम में किसान हो। तो मैंने उससे एक बात कही थी, मगर एक बात बताओ कि तुम आरएसएस वाले हिंदू हो गए। इस बीजेपी ने पूरे भारत में 20-25 करोड़ वोट मिले हैं और इस देश में हिंदुओं की जनसंख्या 125 करोड़ है। तो जब तुमने 30-35% वोट मिले हैं, तुम हिंदुओं के ठेकेदार कैसे बन रहे हो, जो तुम हमने न्यू कहो कि तुम किसाना के ठेकेदार हो के। तो मैं एक बात कहना चाहूँ, अगर वो दहशत फैला रहे हैं आकर हरियाणा में, तो वो दहशत सब के लिए है, खाली जाटों के लिए नहीं है। खाली जाटों को ही इसमें बुराई भलाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उड़ता तीर पकड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वे आवेंगे, अपना मार्च लिकाड़ेंगे, ढोल ढाल बजाते हुए, वे लाठी हवा में घुमाते हुए लिकड़ जाएंगे। उसमें खाम खा जाट आके उनका आमना सामना करन तब बुराई मोल लें। ये बेमतलब का उड़ता तीर पकड़ने वाली बात है। और हरियाणा में बीजेपी को एक और मौका देने वाली बात है 35-1 करण का। यो तो हुई एक बात। ये कुछ भाई आके कमेंट करेंगे मेरे वीडियो में, मैंने पता है, मैं उनका एडवांस में जवाब दे देता हूँ। अभी अभी नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पे एक बात कही, बोले आरएसएस तो दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। एनजीओ वो होता है जिसका रजिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट के पास, जो अपने मेंबर की लिस्ट देता है तथा अपने फंड की भी जानकारी देता है कि मेरे को पैसा कहाँ से मिलता है। पर आरएसएस तो ना तो अपने कदे इसने मेंबर की लिस्ट दी और ना कदे अपने फंडिंग का सोर्स बताया सरकार को। लेकिन अगर वो फिर भी एनजीओ है तो हमारी खाप पंचायतें क्या हैं? हमारी खाप पंचायतें भी एनजीओ हैं। आरएसएस का इतिहास 100 साल पुराना है, इन खापों का इतिहास तो हज़ारों साल पुराना है। और ये आरएसएस अपने को कहता सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन ये करता राजनीति है। लेकिन हमारे जो है ये खाप पंचायतें, ये तो शुद्ध रूप से सांस्कृतिक संगठन है। ये अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ही तो खाप पंचायतें बनाई गई थी, जिससे समाज का ताना बाना बने रहे। एक गोत में शादी ना हो, यानी बहन भाई की शादी ना हो, एक गांव में शादी ना हो, ये कुछ समाज के नियम बनाए थे इन खापों ने। तो ये शांति काल में सांस्कृतिक संगठन है और युद्ध काल में सेना भी थी। 1192 में हो, 1398 हो, 1669 हो, इन्होंने तो विधर्मियों का मुकाबला भी करा। इन्होंने तो हिंदू धर्म और सनातन धर्म को बचाने के लिए युद्ध भी लड़े। 1192 के अंदर जब दिल्ली के अंदर पहला मुसलमान शासक का जब यहाँ राज आया, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को लड़ाई में हराया और वो गजनी लौट गया और वो अपने गुलाम को यहाँ दिल्ली का शासक बना के चले गया, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1192 के अंदर ही जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी धार्मिक नीति लागू करनी शुरू कर दी, यहाँ जजिया टैक्स लगा दिया, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार शुरू करे, मंदिरों को तोड़ना शुरू करा, तो गठवाड़ा खाप के प्रधान चौधरी जाटवान मलिक के नेतृत्व में हांसी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना के साथ खाप ने लड़ाई लड़ी थी। हांसी के किले का घेराव करा था। उस युद्ध में खाप हालांकि हार गई, लेकिन वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो छाती में दिवाथड़ मार मार कर रोया था और उसने यह बात कही थी कि इसी सेना जिसी जाटवान मलिक के दौरे थी, अगर मेरे पास होती तो मैं पूरी दुनिया ने फतेह कर लेता।
उसके बाद 1398 में जब तैमूर लंग भारत में आया तो उसका भी मुकाबला खाप पंचायतों ने कराया था और उसको हरिद्वार से पहले रोक दिया था। हरिद्वार के अंदर जा रहा था वो, हरिद्वार नगरी को नष्ट करने के लिए। और उसके बाद 1669 में जब औरंगजेब ने जजिया टैक्स और धार्मिक नीतियां लागू करी तो तिलपत के अंदर और मथुरा के अंदर उस औरंगजेब की सेना का भी मुकाबला खाप पंचायतों ने कराया था और उसके सेनापति अब्दुल नबी की हत्या करने वाले भी खाप वाले थे। तो ये तो शांति काल के अंदर सांस्कृतिक संगठन और युद्ध काल के अंदर सेना दोनों का काम करते हैं, तो इससे बड़ा एनजीओ और कौन होगा। और जो लोग अभी अभी आके ये कमेंट करेंगे मेरे वीडियो में कि इन खाप वालों को क्या एतराज़ है, अगर आरएसएस वाले गांव के अंदर जाके लाठी मार्च करते हैं तो ये इनको क्या एतराज़ है, तो मैं उन तक पलट के एक बात और पूछता हूँ कि अगर खाप वाले लाठी लेकर जितने भी हरियाणा में शहर हैं उन सारे शहर में लाठी मार्च लिकाड़े तो उसने कर लोगे सहन? तुरंत कह दोगे ना कि ये तो एनार्किस्ट हैं या डराने धमकाने के लिए आगे लाठी लेकर शहर में लाठी मार्च कर रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं व्यापारियों के बीच में। और तुम गामा में लाठी लेकर आओगे तो तुम शांति फैला रहे हो। ये डबल स्टैंडर्ड हिपोक्रेसी जिनके दिमाग में डली हुई ना, उनको सुनाओ, हमें सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ सब भाइयों से, मेरी तो खैर इतनी मेरे में अकल नहीं, ना मैं इतना बड़ा कोई विद्वान ना समाजशास्त्री, पर मैं ये बात जानता हूँ कि ये जो कुछ भी किया गया है, जो सैनी सरकार की जो भी नाकामयाबियाँ हैं उनको छुपाने के लिए ये तीर छोड़ा गया है कि 2 अक्टूबर को आरएसएस ने, जो आरएसएस भी यहीं था, जो हरियाणा भी यहीं था, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आरएसएस ने गांव के अंदर लाठी मार्च लिकाड़ा हो। इब्बे की ज़रूरत पड़गी। वो जो लड़की की हत्या हुई है मनीषा की, बेचारा गरीब आदमी, मजदूर आदमी, ओबीसी समाज की लड़की है, जिस बुरी तरीके से उसकी लाश मिली है, उसका गला कटा मिला, उसके अंग लिकाड़े गए हैं शरीर में तय, और ये न्यू कह कि वो फर्जी सुसाइड लेटर दिखा के कि इसने तो आत्महत्या करी, यानी उन्हें अपना गला खुदा काट लिया। तो ऐसी नाकामियों को छिपाने के लिए लाठी मार्च लिकाड़ा जा रहा है। इन्हें पता हम लाठी मार्च लिकाड़ेंगे, जाट हमारा विरोध करेंगे, सीधा सीधा 35-1 हो जाएगा, बाकी सारी कौम हमारे साथ आगे खड़ी हो जाएंगी कि देखो हिंदुओं का विरोध जाट कर रहे हैं। तो जब तुमने सारा बेरा है कि ना किसान आंदोलन में कोई थारे साथ था, ना पहलवान आंदोलन में कोई थारे साथ था, और ना इसमें कोई थारे साथ आवे, तो तुम क्यों विरोध करो? अरे आप चुपचाप रहोगे तो अपने अप एंड इनकम्बेंसी इकट्ठी होते 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 5 साल में आप पे हार जाएंगे। ये तुमने विरोध करने की कोई ज़रूरत है ना है। मैं एक बात कहूँगा कि जाट कौम है ये एकदम बेअकली कौम है। हो सकता है मेरी ये बात बुरी भी लगे और कुछ लोग नाराज़ भी हो जाए, मेरे को अनफॉलो कर दें, अनसब्सक्राइब भी कर दें, लेकिन टाइम पे अपनी बेअकली दिखाते भी रहते हैं। अभी अभी मैंने एक बयान सुना, आपने भी सुना होगा कुछ दिन पहले, अभी जो जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उसने एक बयान दिया। जो अभी ये पहलगाम के अंदर हत्याकांड हुआ था, 26 आदमियों को आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया था, उसने ये बोला कि मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी इस हमले की अपने ऊपर लेता हूँ। तो आप सब लोगों को ये बात पता होगी कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की है, लेकिन उसने अमित शाह को बचाने के लिए सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, यानी अमित शाह पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। तो अगर यही काम सतपाल मलिक भी उस टाइम कर देता, जो हमला होया था पुलवामा वाला, वो भी यह बात कह देता कि भाई इस हमले की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तो उसके साथ वो नहीं होता जो होया है उसके साथ। कोई किस्से ने भी उसका समर्थन नहीं करा और सरकार ने जो उसके साथ करना था मरने के बाद वो करा और जीते जी भी करा। उसने देश को सच्चाई बताई। उसने ये बताया कि अगर उन सीआरपीएफ के जवानों को 4 हवाई जहाज मिल जाते तो उनकी जान बच जाती। उसने देश को सच्चाई बताई और उसी को कुछ लोग मेरे वीडियो में आके कमेंट करके ये कह रहे हैं कि गद्दार का कोई सम्मान नहीं होता। एक बात मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूँ, हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए गद्दार हों, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी ने उनको गवर्नर बनाया और उन्होंने मोदी जी के बारे में ये बोला।
तो बिल्कुल ठीक बात है। बीजेपी के तो वो गद्दार थे, लेकिन देश के लिए तो गद्दार नहीं थे। देश को तो उन्होंने सच्चाई बताई, और ये सच्चाई बताई कि जो इनका राष्ट्रवाद का मुखौटा है वो कितना खोखला और झूठा है। भाई 6 महीने तक सीआरपीएफ की चिट्ठी गृह मंत्रालय के पास पड़ी रही कि हमको 4 जहाज मुहैया करा दो, हमको अपने जवानों को एयरलिफ्ट करके कश्मीर भेजना है। इन्होंने उनकी बात नहीं मानी, सड़क मार्ग से उनको भेजा और उनको मरवा दिया। यही तो सतपाल मलिक ने बताया था, और इसीलिए उसको गद्दार कहा जा रहा है। तो मौके और बेमौके पे ऐसी बातें, क्योंकि जाट कौम ऐसी कौम है जो दिल से सोचती है, दिमाग से नहीं सोचती, और बार बार सारी बुराई भलाई अपने ऊपर ओढ़ लेती है। किसान आंदोलन में भी क्या हुआ था? अगर वो कृषि कानून गलत थे तो सबके लिए गलत थे, लेकिन सारी बुराई अपने ऊपर ओढ़ ली। तो भाइयों, थोड़ा दिल से सोचने की जगह दिमाग से भी सोचा करो। एक बात तो ये है कि बीजेपी पार्टी का विरोध करना हिंदुओं का विरोध करना नहीं है। जो आके ऐसे वीडियो के अंदर या सोशल साइट पे ऐसे जो कमेंट करते हैं कि बीजेपी मोदी का विरोध हिंदुओं का विरोध है। बीजेपी एक राजनीतिक दल है, उसकी एक राजनीतिक विचारधारा है, वो सारे हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। उसको कुल हिंदुओं का 20-25% या 30% के करीब वोट मिलता है। तो ये जो धारणा बनाई जाती है कि बीजेपी का विरोध मतलब हिंदुओं का विरोध, वो एक झूठ बात है। जो कुल मत पड़ता है उसका उसको 35% मिलता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो मत डालने नहीं जाते। तो कुल हिंदुओं का तो उसको 20-25% ही मत मिलता है। और मैं लास्ट में यही बात कहूँगा कि उड़ता तीर ना लें, खाम 35-1 करने का मौका भाजपा को ना दें। और इस जो आरएसएस वाले लाठी मार्च कर रहे हैं, इसका विरोध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये किसी की तरफ लाठी दिखाएंगे तो लाठी का जवाब इनको कोई ना कोई देने वाला अपने आप मिल जाएगा। हर चीज़ में अपनी टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, तथा जो भाई अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आप सबका दिन शुभ।